नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। इसी के साथ एक बड़ा सवाल यह बन गया है, यहां पर बीजेपी और कांग्रेस को सबसे बड़ा डर क्या है। दोनों दलों का अपना अपना डर उस वक्त साफ दिख गया जब उम्मीदवारों के नामांकन के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में जनसभाएं की। वैसे तो यह जनसभाएं शक्ति प्रदर्शन के तौर पर की गई, लेकिन यहां पर नेताओं द्वारा दिए गए भाषण, मंच का हाल और नेताओं के हाव भाव से बहुत सी बातें सामने आई, दोनों दलों के बारे में पता चली। पहले बात करते हैं कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस ने पूरी जनसभा के दौरान सबसे अधिक यह दिखाने की कोशिश की, हम सब एक है। वैसे तो कई घटनाएं इस दौरान हुई जो नोटिस में ली जानी चाहिए मंच पर जनसभा के दौरान, लेकिन केवल दो ही घटनाओं की बात करें तो जब गणेश गोदियाल मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए, वो मंच पर मौजूद नेताओं का एक एक कर नाम ले रहे थे। गणेश गोदियाल ने कर्ण मेहरा का नाम लिया और हरक सिंह रावत का नाम भी ले दिया था। इसी बीच जब वे अन्य नेताओं का नाम ले रहे थे तो हरीश रावत उनको कुछ इशारा कर रहे थे। दरअसल हरीश रावत हरक सिंह रावत का नाम बोल देने के लिए कह रहे थे, हालांकि गणेश गोदियाल हरक सिंह रावत का नाम बोल चुके थे। जब गणेश गोदियाल का ध्यान हरीश रावत की ओर नहीं गया तो पास में ही बैठे मनोज रावत ने गणेश गोदियाल को हरक सिंह रावत का नाम बोल देने के लिए कहा। इस पर गणेश गोदियाल ने कहा, वो नाम ले चुके, एक बार फिर ले देते हैं। इसके बाद पीछे से किसी ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा का नाम भी बोल दीजिए। इसके बाद गणेश गोदियाल थोड़ा सा व्याकुल दिखे और कह दिया, मैंने अध्यक्ष जी का नाम ले दिया है भाई, मुझे कंफ्यूज मत करो। आप पहले कांग्रेस के मंच पर घटी इस घटना को देखिए, इसके बाद दूसरी घटना पर आएंगे। यह घटना साफ साफ बताती है कि कांग्रेस के नेता एक संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर यह संदेश कार्यकर्ताओं तक नहीं गया एकजुटता का, तो बड़ी चूक और बड़ा नुकसान केदारनाथ में हो सकता है। सम्मानित यहाँ पर रमोड़ा जी, साथ में बुटोला जी, नेगी जी, प्रदीप भाई कहाँ गए, इधर ही थे अभी, प्रदीप थपलियाल जी, सभी सम्मानित ओम गोपाल रावत जी, हरक सिंह जी का नाम लिया मैंने दोबारा, कैबिनेट मंत्री आदरणीय हरक सिंह रावत जी, मैं पहले ले चुका हूं पर फिर भी आपने कहा तो दोबारा भी है, और कांग्रेस के मंचासीन हमारे तमाम पदाधिकारीगण, हमारे हैं अध्यक्ष जी का ले लिया भाई, मुझे कंफ्यूज मत करो। गणेश गोदियाल के भाषण के दौरान यह जो हुआ, इसके बाद हरक सिंह रावत ने भी कुछ ऐसी हरकतें की जो साफ साफ मंच पर यह बताती है उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं में टिकट के बंटवारे से पहले बहुत ही गंभीर किस्म के मतभेद रहे हैं, और अब कार्यकर्ताओं के सामने यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है, दिखाया जा रहा है सब कुछ ठीक है, हम साथ साथ हैं। आप हरक सिंह रावत का वीडियो देखिए जब वह मंच पर भाषण दे रहे थे, इसके बाद आप ये समझ जाएंगे कांग्रेस में अगर कोई सबसे बड़ा डर है और सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी चीज से हो सकता है तो वह यही बात है, नेताओं में खींचतान का नैरेटिव। अगर यह कार्यकर्ताओं में रह गया तो यह भारी पड़ जाएगा। इसीलिए कांग्रेस के नेता मंच से एक नया नैरेटिव मनोज रावत के नामांकन के दौरान जो जनसभा थी वहां पर तैयार करने की कोशिश करते हुए खूब दिखे कि हम साथ साथ हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच साथ साथ है? आप हरक सिंह रावत की वीडियो देखिए और वो क्या कह रहे हैं ये सुनिए। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है, सब केवल मनोज का इसलिए ले रहा हूं, कैंडिडेट और शर्माजा का इसलिए ले रहा हूं कि वो हमारे मेहमान हैं। दोनों को मैं माला पहना रहा हूं आप सबकी ओर से, मनोज को भी पहना रहा हूं। लो भाई, और ये शर्मा जी आप हमारे मेहमान नहीं, हमारे प्रभारी हैं आप भाई, हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं बस, बाकी सब हमारा आप यहाँ के लोग हैं। इसलिए मैंने सिर्फ और अध्यक्ष का इसलिए कि हमारे अध्यक्ष है कर्ण मेहरा जी, लोग फिर वो गलत हो जाएगा ना, फिर विपक्ष नेता को भी पहना देता, नहीं तो और ये बुजुर्ग नेता को भी पहना दे रहा हूं मैं। वैसे लोग कहते हैं रावत रावत जो है 36 रहते, 63 नहीं होते हैं, पर आज 36 नहीं 63 हो गए। अच्छा चलो हरक सिंह रावत यह बताना चाह रहे हैं हरीश रावत मनोज रावत को लेकर अब उनके मन में कोई बैर नहीं रह गया, कोई बात नहीं रह गई है।
वो साथ है। अगर सचमुच कोई बात नहीं रह गई है या फिर ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है, यह तो पता नहीं है कुछ रह गया है या नहीं रह गया है। लेकिन जब आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो यह माना जाता है कि भीतर कुछ रह ही गया है, आप उसको छिपाना चाह रहे हैं। यह पता नहीं कि कुछ रह गया या नहीं रह गया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के लिए यह वक्त एकजुटता का है। एकजुट होना इस समय वक्त की ज़रूरत आ गई है, इसीलिए कांग्रेस के नेता भी यह बात समझ ही रहे होंगे। अब बात बीजेपी की जनसभा की करते हैं। इससे पहले एक और बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस की इस जनसभा में मंच से कर्ण मेहरा ने भी एक संदेश देने की कोशिश की। इस पर आएंगे, इस पर बात की जानी चाहिए जो कर्ण मेहरा ने मंच से एक मैसेज देने की कोशिश की। इस पर अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी बीजेपी के डर पर आते हैं। बीजेपी के पास इस चुनाव में वैसे तो कई डर हो सकते हैं, लेकिन जो दो डर सबसे एकदम सामने खड़े हुए हैं उनमें एक है ऐश्वर्या रावत, जिसने इस जनसभा में न आकर यह बता दिया है वो बीजेपी की उम्मीदवार के पीछे तो नहीं खड़ी हुई है। बीजेपी का दूसरा डर है कुलदीप सिंह रावत के वोट बैंक की चिंता। कुलदीप सिंह रावत बीजेपी की जनसभा में मंच पर मौजूद तो रहे, उनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत भी किया, लेकिन एक बात को नोटिस में लिया जाना चाहिए। जब कुलदीप सिंह रावत को मंच पर अपनी बात कहने के लिए बुलाया गया तो वो अपनी पूरी बात 1 मिनट से कम में कह गए, वो 1 मिनट भी नहीं बोले। इसके बाद दूसरी बड़ी बात यह रही, कुलदीप सिंह रावत ने अपना संबोधन यहां पर मौजूद मेरे कार्यकर्ताओं से कहना शुरू किया, यानी वो अभी तक खुद को बीजेपी से अलग ही मान रहे हैं और अपने समर्थकों को भी। इसीलिए वह अपने कार्यकर्ताओं को ही संबोधित कर रहे थे बीजेपी के उस मंच से जो आशा नोटियाल के नामांकन के बाद एक बड़े समर्थन के तौर पर जनता में एक संदेश देने के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में संदेश देने के लिए मंच सजाया गया था, जनसभा की गई थी। तीसरी बात यह रही, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, उन्होंने कहा आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल हुए, जिस तरह से आप लोगों ने मेरा साथ दिया है उसी तरह से बहन आशा नोटियाल जी का भी दे। यानी वो अपने समर्थकों को एक संदेश दे रहे हैं कि अब वो बीच में नहीं है। इस संदेश के बहुत सारे मायने हैं। संभावित असर को लेकर बीजेपी कुछ समझ ही रही होगी। महेंद्र भट्ट केवल कुलदीप सिंह रावत के 1 मिनट से भी कम संबोधन पर कुछ विचार मंथन तो कर ही रहे होंगे। कुलदीप सिंह रावत ने झट से धन्यवाद किया और अपना 1 मिनट से भी कम समय का संबोधन समाप्त कर दिया, लेकिन कई सारे सवाल छोड़ दिए। इन सवालों का समाधान यह मान ही लेना चाहिए बीजेपी ने ढूंढना शुरू ही कर दिया होगा। आप कुलदीप सिंह रावत का वीडियो सुनिए जो उन्होंने केवल 1 मिनट से भी कम का संबोधन किया है। इसके बाद आखिरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भाषण के एक हिस्से पर आते हैं। यह हिस्सा बहुत जरूरी है, इस पर चर्चा की जानी चाहिए। माता की, भारत माता की। आज इस उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में हमारे मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर उपस्थित सभी सामान्य अतिथि, आप सबका हम स्वागत करते हैं। यहां पर उपस्थित सभी मेरे कार्यकर्ता जो कि कुछ टाइम पहले अलग थे, आज हम जो है एक बहुत बड़ी पार्टी में जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसमें सम्मिलित हुए हैं। और मैं सबसे आज जो है इस मंच के माध्यम से एक ही प्रार्थना करता हूं कि जैसे आपने 2 बार मेरा साथ दिया है, वैसे ही आज जो है हमारी बहन आशा नोटियाल जी जो विधायक प्रत्याशी है उनका साथ दें, उन्हें विजयी बनाएं। धन्यवाद। कुलदीप सिंह रावत बीजेपी को करीब 10 माह पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं, इसीलिए यह कहने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी कि वो आज ही बीजेपी में शामिल हुए। कुलदीप सिंह रावत के वोट बैंक पर बीजेपी की आला कमान को नजर रखने की जरूरत है। अब आखिरी बात पर आते हैं। इस जनसभा के मंच से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जो भाषण दिया उसका एक हिस्सा बहुत ही जरूरी है।
धामी ने मंच से दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर बनने के प्रकरण को उठाया। मुख्यमंत्री धामी के सोशल मीडिया पेजों पर भी उनका यह करीब 1 मिनट का भाषण काटकर पूरे भाषण में से अलग से इसको प्रसारित किया गया। यानी कि यह जरूरी है। धामी ने यह यहाँ पर एक नीति के तहत बोला है, उन्होंने सोच समझकर बोला है। राजनीति में एक नियम होता है वैसे तो, जिस मुद्दे पर या जिस बात पर विरोध होने का डर है, जो विरोध में जाती हुई बात दिखती है, उस पर अधिक बात नहीं की जाती। लेकिन मुख्यमंत्री ने धामी ने यहाँ पर साहस दिखाते हुए यह साफ किया दिल्ली में केदारनाथ मंदिर प्रकरण पर उनका रुख क्या है। मुख्यमंत्री धामी ने यहाँ पर कहा, कांग्रेस एकदम झूठी बातों को फैलाती है। केदारनाथ में जो शिला दिल्ली ले जाने की बात कही जा रही है, यह झूठी बातें हैं और झूठी बातें करने वालों का हिसाब किताब बाबा केदारनाथ आप ही करना। उन्होंने बाबा केदारनाथ से ये कहा। लेकिन कांग्रेस के लोग आज अपनी रोटियां सेकने के लिए बाबा केदारनाथ के नाम पर भी झूठ फैलाने, घिनौने कृत्य करने से बाज नहीं आते हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों इन लोगों ने कहा कि दिल्ली में बाबा केदारनाथ का मंदिर बना रहे हैं। अरे भाई, क्या ऐसा हो सकता है? क्या देश में कोई दूसरा केदारधाम बन सकता है क्या? सच तो यह है कि कुछ उत्तराखंड के रहने वाले लोगों ने वहां एक मंदिर बनाया था और दिल्ली में रह रहे कुछ उत्तराखंड वासियों और जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर मैं भी उसके शिलान्यास कार्यक्रम में चला गया था। और हमें जैसे ही लगा, मेरी बात हुई हमारे प्रदेश अध्यक्ष से महेंद्र भट्ट जी से, जैसे ही बात हुई तो हमने कहा कि इस मंदिर का नाम केदारनाथ धाम रखना कतई उचित नहीं होगा। हमने अपनी मंत्रिमंडल की बैठक करी। सौरभ भावड़ा जी हमारे साथ हैं, यहाँ पर बैठे हैं। हमने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाए कि अब देश के अंदर हमारे केदारनाथ धाम समेत चाहे कोई भी मंदिर, कोई भी धाम, इसके नाम से देश में कहीं भी कोई दूसरा मंदिर नहीं बना पाएगा भाइयों बहनों। और हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमने तो ये प्रस्ताव लिया है, हमने ये कार्रवाई कर दी, दूसरी सरकारों को भी लिख दिया है कि कहीं भी जो है हमारी सरकार ने इस प्रकार का निर्णय ले लिया है, क्योंकि हमारे धामों की जो आस्था और श्रद्धा है वो बनी रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा ही मंदिर एक बार पहले मुंबई में भी बना था भाइयों बहनों, तब ये लोग क्यों चुप थे और इन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं करी? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये मंच पर बैठे हुए लोगों का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न हमने इनसे जरूर पूछना चाहिए कि भाई उस समय बद्रीनाथ मंदिर बना था बंबई में, तो आप लोगों ने उस समय क्यों नहीं कहा? आज आप सब लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां तक भी कहा गया कई बार कि मुख्यमंत्री जो है केदारनाथ की शिला लेकर दिल्ली उस मंदिर में गए थे। मैं आज इस पवित्र भूमि से, इस बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी झूठी बातें करने वाले, इनका हिसाब अब बाबा आप ही करना, अब आप ही करना। इसके साथ ही मुझे यह भी पता चला कि कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे थे कि 4 धाम यात्रा को उधर मोड़ दिया है, कैची धाम भेज दिया है, जागेश्वर धाम भेज दिया है। भाइयों बहनों, क्या कोई ऐसा कर सकता है? कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आया है तो वो ज्योतिर्लिंग के ही दर्शन करेगा, वो कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। बाबा उसको बुलाएंगे। अभी हमारे सांसद बलूनी जी और हम बात कर रहे थे, भाई साहब निशंक जी, कि हम लोगों को आज दर्शन करने जाना है। अगर बाबा की इच्छा होगी तो बाबा बुला लेंगे, हम चले जाएंगे। वहां तो कोई दूसरा बिना बाबा की इच्छा के जा सकता है क्या? आप लोग बताइए एक बार। नहीं, बाबा की जिसकी इच्छा होगी उसी को तो बाबा बुलाएंगे। धामी ने इस बात को उठाया है तो ये समझना चाहिए कि केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी को लेकर, इसको लेकर कुछ तो डर है ही, क्योंकि इसी प्रकरण को उठाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने केदारनाथ तक पैदल यात्रा की थी। कहीं दिल्ली में केदारनाथ मंदिर प्रकरण विरोध में न चला जाए, इसीलिए धामी जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हकीकत में मामला क्या रहा है। अब मुख्यमंत्री धामी ने बाबा केदारनाथ पर छोड़ दिया है, हिसाब किताब वो ही करे। देखते हैं बाबा केदारनाथ इस उपचुनाव में किसको आशीर्वाद देते हैं और केदारनाथ की जनता 20 नवंबर को बीजेपी की उम्मीदवार आशा नोटियाल और कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत का क्या क्या हिसाब किताब करने जा रही है। यह तो मतदान के बाद और मतगणना के बाद ही पता चलेगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।